नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीपीसी प्री 2020 के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के टेस्ट की, जिसमें हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा में होंगे। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। वो यूपीएससी और अन्य स्टेट पीएससी के साथ साथ बाकी एग्जाम्स के लिए भी इसमें कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप चाहें तो टेस्ट सीरीज या कंप्लीट स्टडी मटेरियल के लिए इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इससे अधिक जानकारी आपको इन गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। इसके साथ ही आप टेलीग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करना होगा इसके लिए आपको, और सर्च करना होगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, और इसको तुरंत ही ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको चैनल से रिलेटेड सभी अपडेट्स टाइम से मिल जाएं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ। हमारा पहला प्रश्न है कि जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस समय पर इंग्लैंड में कौन सी पार्टी सत्ता में थी? तो उस समय पर कौन सी पार्टी थी सत्ता में? लेबर पार्टी थी। लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री उस समय पर कौन थे, ये आपको कमेंट करके बताना है। ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है ऑप्शंस में। यहाँ पर लेबर पार्टी करेक्ट आंसर होगा। फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न है कि अगस्त 1946 में कलकत्ता में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए थे, तो उसका कारण पूछा गया है, ऐसा क्यों हुआ था? तो ये जल्दी से आप इसके सारे ऑप्शंस देख लीजिए और बताइए कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर। मैं आपको करेक्ट आंसर बता देती हूँ। यहाँ पर जो करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए थे। देखिए, इस प्रश्न में बात की गई है सामाजिक धार्मिक सुधार से संबंधित। कहा गया है अलीगढ़ आंदोलन जो था, इसकी शुरुआत सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी और ये भारत में इस्लाम को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से की गई थी। तो यहाँ पर ये पॉइंट गलत है। ये इस्लाम को पुनर्जीवित नहीं करना चाहते थे, ये मुसलमानों को जागृत करना चाहते थे और उनको राजनीतिक मुक्ति के लिए ये आंदोलन शुरू किया गया था, ताकि जो मुस्लिम थे वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके। यहाँ पर इस्लाम को पुनर्जीवित करना इनका उद्देश्य नहीं था। और जो भारतीय महिला विश्वविद्यालय है, ये 1916 में डी.के. कर्वे के प्रयासों से बॉम्बे में खुला था। ये बिल्कुल सही है, तो ये ध्यान रखिएगा। भारतीय महिला विश्वविद्यालय 1916, डी.के. कर्वे और बॉम्बे। फिर अगला कथन है कि पश्चिमी प्रभाव की प्रतिक्रिया के रूप में वहाबी आंदोलन पश्चिमी प्रभाव की प्रतिक्रिया के रूप में एक इस्लामवादी सुधारवादी आंदोलन था। ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो हमारे जो कथन सही है वो दूसरे और तीसरे हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर देखते हैं, हमें बताना है कौन सा वो कानून था जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजनीतिक कार्यों को पहली बार अपनी व्यावसायिक गतिविधियों से अलग कर दिया था। तो पहली बार ऐसा कब हुआ था? ये हुआ था पिट्स अधिनियम के अंतर्गत, यानी पिट्स अधिनियम 1784। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब हमको बताना है कि किस अधिनियम ने गैर आधिकारिक भारतीयों को कानून में भागीदारी की अनुमति दी थी? तो ऐसे अधिनियम के सारे पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए, क्योंकि कोई भी अधिनियम से बीच में पूछा जा सकता है। यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है। फिर आगे प्रश्न में बात की गई है 1857 के विद्रोह के परिणाम। तो कौन से परिणाम है? पहला कहा गया है राजहरण का युग और रियासतों का जो विस्तार था ये समाप्त हो गया। अभी तक अंग्रेजों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा जो रियासतें थी वो हड़पी जा रही थी, तो इसकी एक तरह से इस युग का अंत हो गया। ठीक है। उसके बाद कहा गया है अंग्रेजों ने नस्लीय घृणा को हतोत्साहित किया। तो इन्होंने हतोत्साहित तो कर ही नहीं सकते थे अंग्रेज, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। फिर लिखा है कि इसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्थानीय परंपराओं को बढ़ावा दिया। तो ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सहायक गठबंधन की नीति। इसके संदर्भ में कहा गया है कि अंग्रेजों से बिना मंजूरी के किसी भी यूरोपीय को सेवा में भर्ती का अधिकार भारतीय शासकों को नहीं था। ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि भारतीय जो राजा थे, भारतीय राज्यों के जो शासक थे, उनको ब्रिटिश सैनिकों को स्थायी तैनाती देनी होती थी। तो ये दोनों ही कथन यहाँ पर सही है, ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट। ठीक है। तीसरा भी कथन है एक और, वो भी देख लेते हैं। ये कहा गया है लॉर्ड इरविन
सहायक गठबंधन की नीति से जुड़े हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, आप समझ गए होंगे। सब्सिडियरी अलायंस यानी सहायक गठबंधन की नीति से लॉर्ड इरविन नहीं जुड़े हुए हैं, ये तो काफ़ी बाद में आए थे, लॉर्ड वेलेस्ली जुड़े हुए हैं। ठीक है, फिर प्रश्न है कि कौन लॉर्ड लिटन के कार्यकाल से ये सारे कार्य कौन सा जुड़ा हुआ है। इल्बर्ट बिल विवाद, लॉर्ड लिटन का पहले बात तो आपको कार्यकाल पता होना चाहिए, कब से कब तक था। ठीक है, तो ये कब से कब तक था, ये 1876 से 80 के बीच में था। ठीक है, इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन जहां तक यही था। और उसके बाद और ये जो इल्बर्ट बिल विवाद था ये हुआ था, आपको अगर याद हो, लॉर्ड रिपन के बीच में, तो लॉर्ड लिटन से तो बिल्कुल भी नहीं जुड़ा हुआ है। फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जुड़ा हुआ है इनसे, बंगाल का विभाजन भी नहीं जुड़ा हुआ है, ये तो काफ़ी बाद में हुआ था। और उसके बाद आता है भारतीय सिविल सेवा के लिए आयु कम करना, ये भी इन्होंने किया था। तो जो खराब काम थे वो किए गए थे लॉर्ड लिटन के द्वारा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर हम देखते हैं आर्म्स एक्ट 1878। कहा गया है कि इसका जो प्राथमिक उद्देश्य था ये भारतीयों और यूरोपियों दोनों को बिना लाइसेंस के आग्नेयास्त्र रखने से रोकना था। तो उसके बाद कहा गया है रिपन के कार्यकाल के दौरान इसको निरस्त कर दिया गया था। तो हमारा आंसर होगा कोई भी इनमें से सही नहीं है, क्योंकि प्राथमिक उद्देश्य, पहली बात तो इनको यूरोपियों को तो इन्होंने किसी भी चीज़ से प्रतिबंधित नहीं किया था, ये सिर्फ भारतीयों को ही करते थे। लॉर्ड लिटन के शासन के दौरान ये जो आर्म्स एक्ट था इसको पारित किया गया था, और इसमें इन्होंने आग्नेयास्त्र रखने के लिए पूरे भारत में एक लाइसेंस प्रणाली शुरू की थी। लेकिन जो यूरोपीय और यूरेशिया के लोग थे, यानी कि यूरोप के जो लोग थे, उनको इसकी बाध्यता से मुक्त कर रखा था इन्होंने। और इसका जो प्राथमिक उद्देश्य था ये भारतीयों को बिना लाइसेंस के आग्नेयास्त्र से रखने से रोकना था। ठीक है, और जो लॉर्ड रिपन थे इनके द्वारा आर्म्स एक्ट को कभी निरस्त नहीं किया गया था, बल्कि इन्होंने उसको संशोधित किया था। तो लॉर्ड रिपन के द्वारा भी इसको निरस्त नहीं किया गया था। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध यानी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें टीपू सुल्तान और त्रावणकोर राज्य के बीच विवाद से इस युद्ध का तात्कालिक कारण था। तो देखिए, अगर आपको याद हो तो टीपू सुल्तान तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में थे ही नहीं। इस प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली के समय पर हुआ था। ठीक है, और फिर कहा गया है ये जो युद्ध था इसमें सेरंगपट्टम की संधि हुई थी, इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये दोनों ही यहाँ पर हमारे गलत हो जाएंगे, दोनों में से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि ये दोनों टीपू सुल्तान और त्रावणकोर राज्य के बीच का जो विवाद था इसने तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के लिए कारण के रूप में कार्य किया था, ना कि पहले। ठीक है, और जो ये सेरंगपट्टनम की संधि है ये भी तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध से जुड़ी हुई है, इसलिए उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, इसमें से कौन सा जो कथन है वो अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के बारे में सही है। इसको लॉर्ड मैकाले द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में प्रचारित किया गया था, बिल्कुल सही है। और इसके अंतर्गत कहा गया था कि जो भी शिक्षा है वो उच्च वर्ग के लोगों को दी जाएगी और वो छन छन कर नीचे के लोगों तक पहुंचेगी। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। उसके बाद आता है, इन आंदोलनों में से कौन प्रकृति में पुनरुत्थानवादी था। तो कौन सा देख लेते हैं, अहमदिया आंदोलन, देवबंद आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन। तो जो प्रकृति में पुनरुत्थानवादी था वो था देवबंद आंदोलन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद व्यक्तित्व और संस्थापक देखने हैं हमको। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं यूपी बीसीएस में, तो हमें थोड़ा रटना होता है। पहला दिया हुआ है शिशिर कुमार घोष, ये इंडियन लीग से मिले हुए हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद एनजी रानाडे, पूना सार्वजनिक सभा, ये भी सही है। और दादा भाई नारोजी, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये भी बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश शासन में भारतीय सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता के जो प्रतिस्पर्धा थी इसके सिद्धांत को पेश करता है। तो वो कौन सा था, वो था 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, 1833 में भी इसको पेश किया गया था, लेकिन ये असफल हो गया था। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया है। फिर 1793 के कॉर्नवालिस कोड में क्या किया गया था, इसमें राजस्व संग्रह को नागरिक न्याय से अलग कर दिया गया था, फौजदारी अदालतों की स्थापना की गई थी, और न्यायिक सेवा में भर्ती जो भारतीय थे उनको शामिल किया गया था। तो यहाँ पर कॉर्नवालिस कोड के माध्यम से जो किया गया था वो किया गया था, राजस्व संग्रह को नागरिक न्याय से अलग कर दिया गया था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब हमें इन संगठनों पर विचार करना है और बताना है कि स्वामी विवेकानंद ने इनमें से किसकी स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन, सेवा सदन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? रामकृष्ण मिशन की, ठीक है। और बाकी जो है अन्य, उनकी स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा नहीं की गई थी। ऑप्शन हमारा करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। देखिए, सेवा सदन की जो स्थापना थी ये की गई थी एम मालाबारी के द्वारा 1885 में। ये 1885 में स्थापित किया गया था एम मालाबारी के द्वारा। और ये आपको पता होगा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्थापित की गई थी। इसका एक बार ईयर पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान रखिएगा, 1905 में, ठीक है। ऑप्शन हमारा करेक्ट यहाँ पर केवल 1 हो गया है। आगे देख लेते हैं, इनमें से किन समाज सुधारकों ने ब्राह्मणवादी और हिंदू रूढ़वादी विचारधारा पर हमला किया? तो यहाँ पर तीनों के द्वारा ही किया गया है हमला, बाल शास्त्री जंबेकर, ज्योतिबा फूले और गोपाल हरि देशमुख। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत धर्म महामंडल के संदर्भ में कहा गया है, इसका उद्देश्य सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति का प्रचार करना था और आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन की जो शिक्षाएं थी उसके खिलाफ था। उसके बाद पंडित मदन मोहन मालवीय जो थे वो इस संगठन के प्रमुख व्यक्ति थे। तीनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर आता है, किस अधिनियम से गवर्नर जनरल को वाइसरॉय की उपाधि मिली? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के वहाबी आंदोलन के संदर्भ में इसकी जो शुरुआत है, शुरुआत में पंजाब के सिखों के खिलाफ था और बाद में ये ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हो गया था। और दिल्ली के संत जो थे शाह वलीउल्लाह की शिक्षाओं से भी ये प्रेरित था और भारत को दारुल हरब माना जाता था और दारुल इस्लाम में बदलने की ज़रूरत की बात की गई थी। यहाँ पर ये तीनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अंग्रेजों का भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत करने के पीछे कारण क्या था? तो इसमें से कौन सा कारण था? पहला कहा गया है, शिक्षित भारतीय जो थे वो ब्रिटिश निर्माताओं के लिए भारत में बाजार विस्तार करने में मदद करेंगे और भारत में अपने राजनीतिक अधिकार को वो मजबूत कर सकेंगे इसके माध्यम से, और जो प्रशासनिक खर्चा है वो भी इससे कम होगा। तो ये तीनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन। इसमें हमको देखना है कौन सा सामाजिक सुधार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, सती उन्मूलन विलियम बेल्टिक के द्वारा और वैध विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। देखिए, ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ये बिल्कुल सही यहाँ पर मैच्ड है। वैध हुआ था पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के समय पर ही, लेकिन इसको जो प्रपोज किया गया था वो डलहौजी के समय पर किया गया था। ये वैध एक एक्ट बना था लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में, और सती का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। और कन्या भ्रूण हत्या, लेकिन ये सही सुमेलित नहीं है, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। आगे बढ़ते हैं, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में दिया गया है कि जो रानी एलिजाबेथ थी इनके द्वारा कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया गया था। बिल्कुल सही बात है। और कंपनी का पहला कारखाना बंगाल के हुगली में खोला गया था, तो ये गलत है, बंगाल के हुगली में नहीं खोला गया था। कहाँ पर खोला गया था, इसको कमेंट करके बताइएगा। पहला कहाँ खोला गया था, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 1। देखिए, सबके कारखाने, जितनी भी यूरोपियन कंपनीज थी जो इंडिया आई, उनके कारखाने पहले कहाँ खोले गए, ये इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान से आप रिवाइज कर लीजिएगा अगर आपको नहीं याद है तो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1916 में 2 पृथक होम रूल लीग जो थी उनकी स्थापना की गई थी। इनके संस्थापक, तो इनके संस्थापक कौन कौन थे? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। ऑप्शन 1 और 2 बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर एनी बेसेंट के द्वारा कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? तो कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? देखिए, यंग इंडिया और न्यू इंडिया काफ़ी कंफ्यूजिंग लगते हैं। एक महात्मा गांधी जी के द्वारा निकाला गया था और एक एनी बेसेंट के द्वारा। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो निकाला गया था वो था यंग इंडिया, ठीक है। यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा निकाला गया था, ये लर्न कर लीजिए और ताकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नहीं, या कॉमनवील होगा, कॉमनवील और न्यू इंडिया की शुरुआत की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा, ठीक है। न्यू इंडिया और कॉमनवील, एनी बेसेंट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि अस्पृश्यता जीवित रहेगी तो हिंदू धर्म मर जाएगा, और यदि हिंदू धर्म को जीना है तो अस्पृश्यता को मरना होगा। ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा।
फिर आता है कि इनको हमें कालानुक्रमिक क्रम में रखना है। तो लखनऊ समझौता, होम रूल लीग, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। तो सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले हुआ था प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, जो 1914 में हो गई थी। उसके बाद हम देखते हैं आता है होम रूल लीग, ठीक है। और उसके बाद आया लखनऊ समझौता, जो 1916 में हुआ। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आए? ये आए बाद में 1919 में, ठीक है। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा? 4213, ऑप्शन डी। फिर हम देखते हैं कि चंपारण के किसानों की समस्याओं के बारे में जांच आयोग के फैसले के बाद गांधी जी ने बागान मालिकों के साथ समझौता किया कि अब वो क्या करेंगे। तो ऐसा हुआ था कि वो किसानों से गैर कानूनी रूप से जो ली गई धनराशि था उसके 25% वापस कर देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फिर हम देखते हैं अहमदाबाद मिल विवाद इस बात के साथ सुलझ गया था कि, देखिए ऐसे क्वेश्चंस थोड़े कंफ्यूजिंग है। अगर आप ऑप्शंस पढ़ेंगे तो आपको एक से ज़्यादा आंसर सही लगेंगे। तो जल्दी से ऑप्शंस आप देख लीजिए, मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मिल मालिक एक न्यायाधिकरण को मुद्दा प्रस्तुत करने के लिए सहमत हो गए थे। अहमदाबाद मिल विवाद के अंतर्गत इस तरह से ये मामला सुलझ पाया था, राइट। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में किस कारण से अपना पहला उपवास किया था? तो पहला उपवास जो हुआ था इनका, वो अहमदाबाद मिल के विवाद के दौरान हुआ था, पहला उपवास, ठीक। अगला प्रश्न है, खेड़ा किसानों की शिकायतें जो थी वो किसके खिलाफ थी? तो जो खेड़ा किसान थे वो सरकार के खिलाफ शिकायतें कर रहे थे, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 1919 का जो अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम था, जो रॉलेट एक्ट था बेसिकली, इसमें क्या कहा गया था कि किसी को भी बिना मुकदमा चलाए, बिना रीजन बताए उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है। काला कानून भी कहा गया था इसको। तो इसमें पहला आंसर जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के जेल में रखने के लिए सरकार को अधिकार प्राप्त हो गए थे। अगला देख लेते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड उस समय हुआ जब सरकारी सैनिकों ने उन लोगों को निहत्थे सभा पर गोली चलाई जो इसके विरोध में एकत्रित हुए थे। तो किस चीज का विरोध एक कर रहे थे वो? क्योंकि जो दो महत्वपूर्ण नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इसकी वजह से लोग वहां पर एकत्रित हुए थे। तो यहां पर ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1858 का सिद्धांत नहीं था। तो कौन सा इसमें से सिद्धांत नहीं था? पहला देख लेते हैं, इसमें पढ़ लेते हैं। पिट्स इंडिया अधिनियम द्वारा शुरू की गई जो प्रशासन की दोहरी प्रणाली थी वो समाप्त हो गई, बिल्कुल सही है। वाइसरॉय का जो कार्यकाल था वो राज्य सचिव के अधीनस्थ था, ये भी ठीक है। फिर इसके द्वारा भारत में शासन करने की जो ईस्ट इंडिया कंपनी से शक्ति थी वो लेकर ब्रिटिश राजघराने को दे दी गई, ये भी बिल्कुल सही है। और इसने जो वाइसरॉय को 6 से 12 सदस्य की कार्यकारी परिषद से में जोड़ने के लिए अधिकृत कर दिया। तो यहां पर ये गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। आगे देखते हैं 1891 का जो कारखाना अधिनियम था, इसमें कहा गया है, पहला कथन है कि इसने सभी कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने की बात की और इसने ब्रिटिश के स्वामित्व वाली चाय और कॉफी बागान पर लागू होने की बात की, ये रूल था। और इसने पुरुषों और महिलाओं के काम के घंटों को व्यवस्थित किया। तो यहाँ पर जो हमारा कथन सही हो जाएगा वो केवल पहला कथन सही है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1, ठीक है, क्योंकि इसने सभी श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया। ऑप्शन हमारा सही। इसने महिलाओं के लिए प्रतिदिन 11 घंटे अधिकतम कार्य करने के घंटों को तय किया, लेकिन पुरुषों के काम के जो घंटे थे इन्होंने अभी भी अनियमित रखे। ऐसा नहीं था कि पुरुषों के भी घंटे इन्होंने निश्चित कर दिए थे। ऑप्शन हमारा करेक्ट ए हो जाएगा, ठीक है। साप्ताहिक अवकाश इन्होंने सभी को दिया, लेकिन घंटे सिर्फ महिलाओं के तय निर्धारित किए थे, पुरुषों के नहीं। फिर देखते हैं वुड्स डिस्पैच के बारे में। इसने प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने का माध्यम का जो रूप था उसको अंग्रेजी की सिफारिश की थी। और उसके बाद दूसरा है कि इसने हर प्रांत में एक शिक्षा विभाग की स्थापना की सिफारिश की थी। तो यहां पर दूसरा सही है, पहला गलत है। अगला है 1813 के चार्टर अधिनियम के संबंध में कहा गया है,
भारत में व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया, लेकिन कंपनी ने चीन के साथ व्यापार और चाय में व्यापार को बरकरार रखा। तो ये बिल्कुल सही है। और इस अधिनियम से कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। 1813 में नहीं हुई थी, ये 1773 में हो चुका था सुप्रीम कोर्ट स्थापित। उसके बाद शिक्षा के संवर्धन हेतु सालाना 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है क्षेत्र और ब्रिटिश प्रतिरोध के अवसर। तो कौन से सही है? कानपुर में किया था कॉलिन कैंपबेल ने, और झांसी में जो ह्यू ग्रोस ने किया था। लेकिन दिल्ली में किसके द्वारा किया गया था? दिल्ली में किया गया था लेफ्टिनेंट विल्फबी के द्वारा। ठीक है, लेफ्टिनेंट विल्फबी ने किया था, जॉन निकोलसन ने किया था और लेफ्टिनेंट हडसन ने किया था। और ये कानपुर और लखनऊ दोनों से ही संबंधित हैं, कॉलिन कैंपबेल। ठीक है, और झांसी में सर ह्यू रोज हो जाएंगे। वैसे ही बनारस में कर्नल जेम्स नील के द्वारा किया गया था। और उसके बाद जो हम आंसर देख लेते हैं, आंसर हमारा कौन सा हो गया है? ऑप्शन ए करेक्ट हो गया है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है क्योंकि केवल यही 2 सही हैं। फिर बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। टीपू सुल्तान के संबंध में कहा गया है, इन्होंने मैसूर में एक नया कैलेंडर और सिक्के की प्रणाली चलाई और फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। तो पहला कथन जो है वो यहाँ पर हमारा सही होगा। ठीक है, दूसरा कथन गलत होगा क्योंकि ये डिंडीगल में ये जो स्थापित की गई थी, ये टीपू सुल्तान के द्वारा नहीं, हैदर अली ने शुरुआत की थी इसकी। इन्होंने अपनी सेना को आधुनिक तरीके से तैयार करने के लिए फ्रेंच विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगल तमिलनाडु में एक शस्त्रागार की स्थापना की थी, ना कि टीपू सुल्तान ने। ठीक है, उसके बाद बक्सर की लड़ाई में कौन कौन शामिल था? तो कौन कौन शामिल था बक्सर की लड़ाई में? मीर कासिम शामिल थे, सिराजुद्दौला और शाह आलम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष के निम्नलिखित सामाजिक और धार्मिक कारण क्या थे? तो लड़कियों के लिए पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत और मंदिरों और मस्जिदों से संबंधित भूमि पर कर लगना। उसके बाद 1856 का धार्मिक असमर्थता अधिनियम। तो यहाँ पर कौन सा कारण होगा? यहाँ पर तीनों ही कारण थे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य कौन से थे यहाँ पर? तो आरसी दत्त, मदन मोहन मालवीय और दादा भाई नौरोजी। देखिए, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो आपको समझ जाएंगे कि ये दोनों लोग संस्थापक सदस्यों में से थे ही नहीं, ये काफी बाद में इसमें शामिल हुए थे। तो आंसर हमारा ऐसे निकल आएगा 1, 2, 3, ऑप्शन ए। उसके बाद आता है 17वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ वाणिज्यिक संबंध के संदर्भ में कथन दिए हुए हैं। पहले में कहा गया है, भारतीय वस्तुओं के लिए ब्रिटेन में और अन्य देश में लगातार नए बाजार खोलने की कोशिश की गई थी और भारतीय शासकों ने कंपनी को भारत में कारखाने लगाने को लेकर हतोत्साहित किया था। तो यहाँ पर बात हो रही है 17वीं शताब्दी की। यहाँ पर पहला कथन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ये ऑप्शन थोड़े से गलत है। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दूसरा जो है वो गलत हो जाएगा क्योंकि भारतीय शासकों ने हतोत्साहित नहीं किया था। अगला प्रश्न है, कौन यूरोपीय स्वतंत्र भारत में आने वाला पहला व्यापारी था? तो कौन से यूरोपीय थे? वो पुर्तगाली थे। अगला देख लेते हैं, कौन सा संगठन ब्रह्म समाज के प्रचार प्रसार का मुकाबला करने के लिए स्थापित किया गया था? तो वो कौन सा संगठन था? आत्मीय सभा, धर्म सभा, तत्वबोधनी सभा और प्रार्थना समाज। तो ये धर्म सभा था। उसके बाद चौथ और सरदेशमुखी से संबंधित है। कहा गया है जो चौथ कर था ये व्यापार पर कर लगता था और सरदेशमुखी भूमि पर लगता था। इन्हें मराठा साम्राज्य के भीतर के प्रदेशों में ही लगाया जाता था। तो यहाँ पर हमारा कोई भी कथन सही नहीं होगा क्योंकि सबसे पहली बात तो ये भीतर के प्रदेशों में नहीं लगाया जाता था, ये बल्कि बाहर के प्रदेशों में लगाया जाता था। मुगल साम्राज्य या डेक्कन सल्तनत जो पड़ोसी क्षेत्र थे वहां पर लगाया जाता था। ठीक है, और मराठा छापों से बचने के लिए चौथ मराठाओं को दिए जाते थे। ठीक है, और भू राजस्व का 1/4 होता था ये चौथ, ना कि ये व्यापार कर था। और सरदेशमुखी उन भूमि पर 10% का अतिरिक्त अधिभार था जिन पर मराठों ने वंशानुगत अधिकार का दावा किया था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर आता है सत्यशोधक समाज से संबंधित।
पहला कथन है कि इसकी शुरुआत गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, यही गलत हो गया है क्योंकि ज्योतिबा फूले ने की थी। ब्राह्मणवादी वर्चस्व का विरोध किया, बिल्कुल सही है। और निम्न जातियों और उनके अधिकार के लिए शिक्षित करने का इनको लक्ष्य रखा गया था, ये भी सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक कहा गया है, इन्होंने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में पेश किया था और इन्होंने अपील और सर्किट के जो प्रांतीय न्यायालय थे उनको समाप्त कर दिया, साथ ही सती उन्मूलन के लिए भी काम किया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय ये तीनों ही चीजें हुई थी। ऑप्शन जो है करेक्ट हमारा डी हो जाएगा। फिर हमें बताना है सिख नेताओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देख लेते हैं पहले। जो गुरु हरगोविंद थे, इनके नेतृत्व में सिख समुदाय एक लड़ाकू समुदाय बन गया था, बिल्कुल सही बात है। और गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिख समुदाय एक राजनीतिक और सैन्य शक्ति बन गया था, ये भी सही है। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरुशिप की संस्था शुरू कर दी गई थी, जारी रही, लेकिन ये गलत है। गुरुशिप की संस्था जारी नहीं रही थी। इन्होंने अपने बाद किसी को भी गुरु घोषित नहीं किया था, इन्होंने जो ग्रंथ था आदि ग्रंथ उसको घोषित कर दिया था गुरु, ठीक है। इसीलिए ये संस्था जो थी ये समाप्त हो गई थी, कोई भी व्यक्ति इसका नेतृत्व नहीं करा था, किसी ने नहीं किया था। उसके बाद चौथा जो सही है उसको देख लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब की सेनाओं के खिलाफ लगातार युद्ध किया, ये भी सही है। तो जो सही है उनको एक बार देख लीजिएगा, जो नहीं सही है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखते हैं सगौली की संधि, ये किसके साथ हुई थी? नेपाल के साथ, बिल्कुल सही है। ईयर इंपॉर्टेंट है, ईयर देख लेते हैं। ये हुआ था 1816 में। जो पहली संधि है ये हमारी सगौली की संधि नेपाल के साथ 1816 में हुई थी। वहीं पर जो दूसरी संधि है उसको भी देख लेते हैं। ये यान्डबो की संधि 1826 में हुई थी। ये बर्मा के बीच साथ हुई थी, ना कि भूटान के साथ, ठीक है। किसके साथ हुई थी? बर्मा के साथ, ना कि भूटान के साथ। और गंडमक की संधि जो है ये 1879 में हुई थी और ये हुई थी अफगान के साथ, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। यंडाबो की संधि जो है वो बर्मा के साथ हुई थी 1826 में, और गंडमक की संधि 1879 में 1879 में हुई थी ये, और ये हुई थी अफगानों के साथ, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न। लॉर्ड मैकाले के बारे में यहाँ पर कथन दिए हुए हैं। पहले में कहा गया है भारतीय विधियों के संहिताकरण के लिए मैकाले के अधीन एक विधि आयोग स्थापित हुआ था, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है वे जिला कलेक्टरों से न्यायिक शक्तियां छीनने के लिए जिम्मेदार था, तो ये जिम्मेदार नहीं थे इसके। और फिर आता है इन्होंने भारतीयों को जिला मजिस्ट्रेट और अधीनस्थ न्यायालय के रूप में नियुक्त किया, ऐसा भी नहीं किया, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखते हैं किस घटना ने ब्रिटिशों को अजेयता की सामान्य जो मान्यता थी उसको तोड़ दिया। ऐसा माना जाता था शुरुआत में कि ब्रिटिश अजेय हैं, उनको कोई पराजित नहीं कर सकता। लेकिन 1857 में भारतीयों के विद्रोह को एक ऐसा कारण था कि वो पराजित हो गए थे, जिससे भारतीय प्रोत्साहित हुए। तो वो कौन सा थे युद्ध? पहला अफगान युद्ध और क्रीमियन युद्ध, ये दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके बाद किन कारणों से अंग्रेजों ने सिंध पर कब्जा किया? तो वो कौन से कारण थे? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की यूरोप और एशिया में बढ़ती प्रतिद्वंदिता, ये कारण से सिंध का कोई रिलेशन नहीं था। सिंधु नदी की व्यावसायिक संभावनाएं, ये कारण था। और अफगानिस्तान और फारस में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए ये भी कारण था। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती के संदर्भ में कहा गया है वे वैदिक धारणा वाली चतुर्वर्णी जो प्रणाली थी उसमें विश्वास करते थे, और इन्होंने हिंदू धर्म को विकृत करने के लिए पुराणों की आलोचना की थी, ये भी सही है। और उनका मानना था कि मानव जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, तो ऐसा नहीं मानते थे वो। पहला और दूसरा कथन सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखते हैं आगे अगला प्रश्न। 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में कहा गया है कि जो गवर्नर जनरल की परिषद थी इसमें एक कानूनी सलाहकार को शामिल किया गया। और दूसरा कथन है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को जो संख्या बल था उसको घटाकर 18 सदस्य कर दिया गया। वहीं पर यूरोपीय आव्रजन और भारत में संपत्ति के अधिग्रहण पर जितने भी प्रतिबंध थे वो हटा दिए गए। तो यहाँ पर हमारा जो सही कथन है वो पहला और तीसरा है, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। जो दूसरा है वो गलत होगा, क्योंकि जो नंबर था वो घटाकर 1853 में किया गया था, 18, ठीक है, 1853 में घटाया गया था, ना कि 1833 में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
यहाँ पर हमने सही आंसर देख लिया है, बी होगा। फिर नेक्स्ट है 1857 के बाद किसान आंदोलनों की प्रकृति के संदर्भ में कहा गया है किसान संघर्ष विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए था और ये उपनिवेशवाद के खिलाफ नहीं थे। तो ये सही बात है, इनका उद्देश्य जो था वो एक स्पेशल उद्देश्य के साथ फोकस्ड थे, उपनिवेशवाद के इन्होंने खिलाफ ये संघर्ष नहीं किया था। और जो शिक्षित मध्य वर्ग था, जो मध्य वर्ग के बुद्धिजीवी थे, उन्होंने इसकी बढ़ती भागीदारी ने उन्हें पीड़ित किसानों का प्रवक्ता बना दिया। तो इन लोगों ने, जो बुद्धिजीवी वर्ग था, इन्होंने किसानों के प्रवक्ता के रूप में कार्य किया। और जो किसान आंदोलन थे ये क्षेत्रीय पहुंचों तक ही सीमित थे। यहाँ पर तीनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर देखिए, इस प्रश्न में कहा गया है अल्फांसो डी एल्बुकर्क के बारे में कि ये भारत में पहले पुर्तगाली गवर्नर थे। ऐसा नहीं था, क्योंकि अल्मीडा पहले गवर्नर थे, पहले पुर्तगाली गवर्नर, और इन्होंने अपने शासन क्षेत्रों में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। तो इन्होंने गोवा पर कब्जा कर लिया था और गोवा में समाप्त किया था सती प्रथा को बेसिकली, इसलिए इसको भी हम गलत ही मानेंगे। फिर आता है गोवा को पुर्तगाली राज्य की राजधानी बनाया, तो ऐसा इन्होंने नहीं, नूना डी कुन्हो ने किया था। और हैदराबाद के सिंहासन के लिए मुजफ्फरजंग के दावे का समर्थन किया। तो देखिए, इससे पुर्तगालियों का कोई भी संबंध नहीं था, ये कर्नाटक युद्ध की बात हो रही है। यहाँ पर डुप्ले ने किया था, फ्रांसीसी जो सैनिक थे डुप्ले, फ्रांसीसी अधिकारी डुप्ले ने मुजफ्फरजंग का समर्थन किया था। तो यहाँ पर हमारा कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ये सारे के सारे कथन गलत हो जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीयों को सिविल सेवाओं से पूरी तरह से बाहर रखा गया था, तो इसका क्या कारण था? पहला दिया गया है कि अंग्रेजों का मानना था कि मजबूत ब्रिटिश प्रशासन केवल अंग्रेजी जो कर्मी थे उनके द्वारा ही स्थापित हो सकता है, और यूरोपीय लोगों के बीच इन आकर्षक पदों के लिए एक प्रतियोगिता भी थी। तो यहाँ पर ये दोनों ही कारण थे। ठीक है, ये दोनों ही कारण थे, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है शुरुआती सालों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य क्या नहीं था। ठीक है, तो जो नहीं था पहले देख लेते हैं। भारतीयों को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ना ये था, अंग्रेजों से आज़ादी हासिल करना ये नहीं था। ठीक है, अंग्रेजों से स्टार्टिंग में वो आज़ादी हासिल नहीं करना चाहते थे, उनको लगता था अंग्रेज हैं तो अंग्रेजों के अंतर्गत उनका अच्छे से विकास हो सकता है भारत का। और बाकी जो देख लेते हैं कौन से उद्देश्य थे इनके, वो एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक नेतृत्व का निर्माण करना था, ये भी था, और देशवासियों के लिए एक सामान्य राजनीतिक मंच और उनकी राजनीतिक गतिविधियों के लिए एक कार्यक्रम बनाना था, ये भी था। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा करेक्ट है। फिर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सा स्थापित किया गया था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किया गया था, बिल्कुल सही है। भारतीय संघ और पूना सार्वजनिक सभा यहाँ पर इनके द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, केवल एक कथन सही हो जाएगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। और जो इंडियन एसोसिएशन है इसकी स्थापना, ये भारतीय संघ जो लिखा हुआ है ये इंडियन एसोसिएशन भी कहेंगे, अगर वो लिखा हो तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसकी स्थापना 1876 में हुई थी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। वहीं पर पूना सार्वजनिक जो सभा है इसकी शुरुआत एमजी रानाडे के द्वारा की गई थी 1870 में। ठीक है, ऑप्शन में 1 देख लिया है, करेक्ट होगा। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा प्राथमिक कार्य परमहंस मंडली के द्वारा किया गया था? तो वो कौन सा कार्य था? इन्होंने जाति के नियमों को तोड़ा था, ये इनका प्राथमिक कार्य था। ठीक है, जाति के नियमों को तोड़ना। फिर हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस कारण से ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार करने के कारण 1880 का जो दशक था उसमें भारत में विऔद्योगीकरण हुआ? तो क्या कारण थे विऔद्योगीकरण के? पहला लिखा हुआ है कि मुक्त व्यापार केवल एक पक्षीय था। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भारतीय वस्तुओं पर अभी भी भारी शुल्क लगता था जब वो ब्रिटेन में पहुंचती थी। और जो हाथ से बने भारतीय सामान थे ये मशीन निर्मित ब्रिटिश सामान की प्रतिस्पर्धा में पीछे थे, ये भी बिल्कुल सही है। और भारतीय सामान पश्चिमी बाजार में कभी लोकप्रिय नहीं थे और भारतीय बुनकर केवल भारतीय बाजार पर आश्रित थे। तो ऐसा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय थे पश्चिम बाजार में, लेकिन यही था कि उनको इतने ज़्यादा महंगा कर दिया जाता था और उनको हतोत्साहित किया जाता था, जिसके चलते वो उनकी बिक्री वहाँ पर नहीं हो पाती थी और इतनी ज़्यादा उच्च कीमतें हो जाती थी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लेते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में मायो का संकल्प जो है 1870, इसका संबंध किससे है? मायो का संकल्प है वित्तीय विकेंद्रीकरण से। मायो का संकल्प किससे है? वित्तीय विकेंद्रीकरण से। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी क्या मान्यता थी? पहले दिया हुआ है कि आत्मा का संचार, सार्वभौमिक भाईचारा, कर्म का सिद्धांत, ये तीनों ही इसकी मान्यताएं थी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनको कालानुक्रमिक क्रम में लगाना है। सत्याग्रह सभा की स्थापना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, और उसके बाद अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन, असहयोग योजना की कांग्रेस की स्वीकृति। तो ये सारी आसपास की घटनाएं हैं, इसलिए आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। देख लेते हैं। सबसे पहले जो ये सत्याग्रह सभा थी, इसकी स्थापना की गई थी फरवरी 1999 में। कब की गई थी? फरवरी 1919 में। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था, ये अप्रैल 1919 में हुआ था। और ये जो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन था, ये हुआ था नवंबर 1919 में। ठीक है, तो ये तीनों ही 1919 की हैं। सत्याग्रह सभा फरवरी 1919, जलियांवाला बाग अप्रैल 1919 और अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन नवंबर 1919। ठीक है, तो 1 2 3 4 इसका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद हम देखते हैं, गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था और 6 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। तो ऐसा कब हुआ था? ऐसा हुआ था असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद प्रो चेंजर्स कौन थे? देखिए, जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था असहयोग आंदोलन के बाद, तो जो कांग्रेस था, वो कांग्रेस पार्टी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। एक थे प्रो चेंजर्स, एक थे नो चेंजर्स। प्रो चेंजर्स थे जो बदलाव चाहते थे, चेंज चाहते थे, प्रो थे उसकी तरफ, और नो चेंजर्स जो बदलाव नहीं चाहते थे, चेंज नहीं चाहते थे। तो यहाँ पर हमसे प्रो चेंजर पूछा गया है, तो प्रो चेंजर कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, ये प्रो चेंजर थे, ये बदलाव चाहते थे, इसीलिए इन्होंने पार्टी स्टैब्लिश की थी 1923 में ही। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक जो है द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, ये किसने लिखी है? ये लिखी है भगवती चरण वोहरा ने। ऐसे किताबें भी पूछ ली जाती हैं, इंपॉर्टेंट किताबें पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक सुरक्षा बिल, जिस पर सरकार को 1928 में विधायिका में पारित किया गया था, इसका किससे ये संबंधित थी? ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका संबंध था, सारे ऑप्शंस देख लीजिए आप, मैं आंसर बता देती हूँ आपको। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अवांछनीय और विध्वंसक विदेशियों को निर्वासित करने की शक्ति सरकार को देने के लिए, जो भी विदेशी थे उनको निर्वासित करने के लिए जो शक्ति थी वो सरकार को देने की लिए थी। ये था सार्वजनिक सुरक्षा बिल 1928 में। ठीक है, इसको विधायिका में पराजित कर दिया गया था जब पार्टी बन गई थी। जब 1928 में कांग्रेस के काफ़ी सारे जो नेता थे वो इसमें सम्मिलित हो चुके थे, तो वहाँ पर इन्होंने इसका विरोध किया था। और ये जो स्वदेशी पार्टी थी 1923 में बनाई गई थी CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से भी गिनी जाती है कि उन्होंने इस बिल का विरोध किया था। ठीक है, फिर हम देखते हैं 1924 में किसने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की? तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1 2 3, यानी कि ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सान्याल और जोगेश चंद्र चैटर्जी, इन लोगों के द्वारा स्थापित की गई थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, फिर हम देखते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकने का लक्ष्य रखा था। ठीक है, और इसकी जगह इन्होंने डैश का सृजन करने का लक्ष्य रखा था। किसका सृजन करने का? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने कहा था भारत का संयुक्त संघीय गणराज्य होगा। क्या होगा? भारत का संयुक्त संघीय गणराज्य। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि इसकी इंग्लिश क्या है? फेडरल रिपब्लिक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्होंने किसकी बात की थी? फेडरल रिपब्लिक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1856 में पारित सामान्य सेवा कानून जो था, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य, ऑप्शंस देख लीजिए आप, मैं आपको करेक्ट आंसर बता देती हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बंगाल सेना की सभी भावी भर्तियों के लिए एक वचन देना कि सरकार के लिए वे कहीं भी अपनी सेवा दे सकते थे। ठीक है, वो कहीं पर भी वो अपनी सेवा देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये जो सैनिक थे वो समुद्र को पार करके नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि ये उसको अपनी जो उनकी मान्यताएं थी उसके विरुद्ध मानते थे। ठीक है, इसीलिए इन्होंने ऐसा पारित करने का प्रयास किया कानून, जिससे ये लोग कहीं पर भी
सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएं। अगला है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान पुलिस व्यवस्था के बारे में। पहले में कहा गया है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जमींदारों को उनके पुलिस कार्यों से मुक्त किया था और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक दरोगा के नेतृत्व वाले थाने की प्रणाली स्थापित करके पुलिस बल को नियमित किया और पूरे ब्रिटिश काल में भारतीयों को सभी श्रेष्ठ पदों से बाहर रखा गया। तो देखिए, तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमारा कौन सा कथन सही होगा। देखिए, पहला वाला तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये लॉर्ड हेस्टिंग्स ने नहीं, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ज़मींदारों को उनके पुलिस कार्यों से मुक्त किया था। ठीक है, और ये दूसरा सही है। यहाँ पर पूरा ब्रिटिश काल लिखा है, तो पूरे में नहीं, एंड के टाइम पर उनको थोड़े श्रेष्ठ पदों से में नियुक्त किया जाने लगा था, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है माउंटबेटन योजना के संदर्भ में कहा गया है इसने भारत और पाकिस्तान को प्रभुत्व का दर्जा देने की मांग की थी और इसने कहा था कि सीमा आयोग को भी स्थापित किया जाए और इसमें कौन सा क्षेत्र किसके हिस्से में जाएगा, इसके लिए जनमत संग्रह का प्रावधान नहीं था। तो जनमत संग्रह का इन्होंने प्रावधान रखा था, इसलिए करेक्ट हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, आगे देखते हैं स्वराज पार्टी। देखिए, एक चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, मैंने ऊपर 1923 में स्वदेशी पार्टी बोल दिया था, वो स्लिप ऑफ टंग था, माफ़ कीजिएगा। वो स्वराज पार्टी है। ठीक है, स्वराज पार्टी है, प्लीज़ इसको कमेंट मत कीजिएगा, गलती से वो निकल गया था मुँह से। स्वराज पार्टी की बात कर रही थी मैं, जो 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्थापित की गई थी। इसका प्रश्न आया तो मुझे याद आ गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं, कहा गया है इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया सत्र में स्थापित किया गया था और इसका लक्ष्य विधान परिषद की कार्यवाही में बाधा डालने का था। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा केवल दूसरा, क्योंकि गया सत्र में नहीं स्थापित किया गया था इसको। ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें तो मेनली इसका जो प्रस्ताव था इसको निरस्त कर दिया गया था, इसके विरोध में पारित हुआ था ये, कि यहाँ पर कहा गया था कि स्वराज पार्टी को विधान परिषद में शामिल नहीं होना चाहिए, इसलिए इसकी स्थापना का कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर हम देखते हैं अखिल भारतीय राज्यों के जन सम्मेलन के संबंध में। इसका उद्देश्य रियासतों में लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग उठाना और संवैधानिक परिवर्तन करना था। बिल्कुल सही बात है। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा अपने मुंबई के मुख्यालय में इसको गठित किया गया था। तो जो दूसरा कथन है वो गलत होगा, पहला एकदम सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दूसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का केवल द्वारा नहीं स्थापित किया गया था, ये एक स्वतंत्र संगठन था। ठीक है, और इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ही इसको गठित नहीं किया गया था। इसमें जिनकी मुख्य भूमिका रही थी वो थे बलवंत राय मेहता, माणिकलाल जो मणिकेल कोठारी थे वो, और GR अभ्यंकर, ये इन लोगों ने मुख्य भूमिका निभाई थी और 1927 में बॉम्बे में अपने मुख्यालय में ही इन्होंने स्थापित किया था। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ही नहीं था, ये एक स्वतंत्र संगठन था, इसीलिए यहाँ पर ये कथन हमारा गलत है। करेक्ट ऑप्शन में देख लिया है, ऑप्शन ए होगा। फिर हम देखते हैं भूलाभाई देसाई के संबंध में। कहा गया है कि ये वे केंद्रीय विधानसभा के सदस्य थे और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना के अधिकारियों का न्यायालय में राष्ट्रद्रोह के आरोप में बचाव किया था और वे एनी बेसेंट के नेतृत्व में होम रूल लीग आंदोलन में शामिल हुए थे। ये तीनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं साइमन कमीशन के संदर्भ में। इसने प्रांतों में द्विशासन की जगह एक जिम्मेदार सरकार देने की सिफारिश की थी और उसके बाद है कि भारतीयों ने इस आयोग का विरोध क्यों किया था, ये आपको पता होगा क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था और लाला हरदयाल की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध में हुई थी। देखिए, ऐसे अगर आप ध्यान से देखें तो ये लाला हरदयाल लिखा है, लाला लाजपत राय नहीं लिखा है, इसीलिए ये कथन गलत है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद आता है ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे क्लेमेंट एटली, फरवरी घोषणा किस संबंध में की। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में आपसे प्रश्न पूछा था लेबर पार्टी के कौन से प्रधानमंत्री थे, तो आंसर यही है, क्लेमेंट एटली इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो घोषणा किस संबंध में की थी, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैं आपको बता देती हूँ, आप सारे ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन से भारत को सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए इन्होंने ये घोषणा की थी। उसके बाद आता है भारत में सिविल सेवाओं के इतिहास के बारे में। कहा गया है लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में सिविल सेवा का आयोजन और शुरुआत की थी और लॉर्ड लिटन ने भारतीयों को वाचा दीवानी सेवा में भाग लेने की अनुमति दी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन ए सही नहीं है क्योंकि लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में सिविल सेवा के आयोजन की शुरुआत नहीं की थी।
ये किसके द्वारा की गई थी? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी और इसीलिए इनको भारतीय सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि उन्होंने 16वीं शताब्दी के दौरान भारत में बस्तियों की स्थापना की। मुगलों से इनके दबाव में अंग्रेजों को व्यापारिक अधिकार देने से इनकार कर दिया गया था और दमन, हुगली और सालसेट में इनकी बस्तियां थी। तो आप अभी तक समझ गए होंगे वो किसकी बात हो रही है? पुर्तगालियों की। ठीक है, पहले से ही आपको समझ जाना चाहिए 16वीं शताब्दी में ये पुर्तगाली हो जाएंगे। उसके बाद 1917 का जो सैडलर आयोग था, इसके संबंध में कहा गया है इन्होंने विश्वविद्यालय की शिक्षा पर अपना सारा ध्यान केंद्रित किया था। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की इन्होंने अनदेखी की थी। तो ऐसा नहीं है, ऑप्शन एक इनकरेक्ट हो जाएगा। महिला शिक्षा को प्रोत्साहित किया, ये सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। फिर आता है एनी बेसेंट। इनमें से किसकी स्थापना के साथ जुड़ी हुई है? पहला जो भारतीय महिला संगठन था उससे जुड़ी हुई है, या 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना से? तो यहाँ पर किससे जुड़ी हुई है? यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ना तो एक से जुड़ी है और ना ही दो से। क्यों? क्योंकि 1917 में, यहाँ पर हम देख लेते हैं, देखिए 1917 में एनी बेसेंट ने सरोजनी नायडू के साथ मिलकर भारतीय महिला संघ की नींव रखी थी। जबकि जो पहला भारतीय महिला संगठन था, पहले की बात हो रही है यहाँ पर, जो पहला भारतीय महिला संगठन था ये भारतीय स्त्री महामंडल था। ठीक है, और इसकी स्थापना 1910 में हुई थी और इसको किया गया था स्थापित सरला देवी चौधरानी के द्वारा इलाहाबाद में। ठीक है, तो 1917 में एनी बेसेंट ने किया था सरोजनी नायडू के साथ मिलकर भारतीय महिला संघ की स्थापना। इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो कथन है ये गलत है, क्योंकि ये 1817 में जो हिंदू कॉलेज था इसका राजा राम मोहन रॉय से संबंधित है ये। ठीक है, और एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी थी। यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो गया है वो हो गया है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न एका आंदोलन से संबंधित है। पहले में कहा गया है ये एक किसान आंदोलन था और विद्रोह का जो इसका कारण था वो उच्च किराए की उगाही और ठेकेदारों का उत्पीड़न था। दोनों कारण बिल्कुल, दोनों कथन सही हैं। तीसरा लिखा हुआ है इसका अपना नेतृत्व नहीं था और इसने कांग्रेस नेतृत्व के अधीन काम किया। तो यहाँ पर ये कथन हमारा गलत है। इसका अपना नेतृत्व था और इसने कांग्रेस के अधीन कार्य नहीं किया था। तो जो इसका नेतृत्व था वो किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पर हम ऑप्शन करेक्ट देख लेते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखिए मदारी पासी वो इसके मुख्य नेतृत्वकर्ताओं में से एक थे। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। लखनऊ में जो काकोरी के पास एक ट्रेन में घटना हुई थी, रेलवे की सरकारी नकद लूट की गई थी जिसको काकोरी षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी? तो वो कौन से क्रांतिकारी थे? फांसी नहीं दी गई थी, ये प्रश्न नहीं पूछा गया है। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी में चंद्रशेखर आजाद को नहीं दी गई थी, इन तीनों लोगों को दी गई थी। ठीक है, फिर आता है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कौन से मामले में उनकी भूमिका के लिए फांसी की सजा दी गई थी? तो ये दी गई थी इनको लाहौर षड्यंत्र केस में। ठीक है, और चित्तागोंग शस्त्रागार पर छापा मारने वाले क्रांतिकारियों में कौन शामिल नहीं थे? तो देखिए आप नाम देखेंगे आप समझ जाएंगे, सूर्य सेन, गणेश घोष, लोकनाथ बाउल और अशफाकुल्ला खान, तो ये शामिल इसमें नहीं थे। फिर आता है अगला प्रश्न, किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिनों के उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी? और इन्होंने क्या कहा था कि इनको राजनीतिक दर्जे का कैदी की, कैदी की दर्जे की इन्होंने मांग की थी और इसको नहीं माना था, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जतिन दास इसका आंसर है। फिर किस वायसरॉय के कार्यकाल में हारकोर्ट बटलर भारतीय राज्य आयोग नियुक्त किया गया था? ये किया गया था लॉर्ड इरविन के समय। ऑप्शन बी। किस गवर्नर जनरल के अधीन पहला बर्मा युद्ध लड़ा गया था? ये लड़ा गया था लॉर्ड एमहर्स्ट के समय। लॉर्ड एमहर्स्ट के समय पहला बर्मा युद्ध लड़ा गया था। और किसके कार्यकाल में भारतीय परिषद अधिनियम 1892 पारित किया गया था? तो आपको थोड़ा लर्न होने चाहिए इनके कार्यकाल। यहाँ पर लॉर्ड लैंसडाउन होगा। ठीक है, और बारदोली नो टैक्स जो अभियान था इसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार पटेल ने। अगला है, कौन जिन्ना की 14 मांगों का हिस्सा था? तो इसमें क्या क्या था देख लेते हैं। प्रांतीय स्वायत्तता, सभी समुदायों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता, केंद्रीय विधायिका में 1/3 मुस्लिम प्रतिनिधित्व।
तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट होगा वो तीनों ही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है। उसके बाद है ताना भगत आंदोलन के संबंध में कहा गया है ये जात्रा उरांव के नेतृत्व में एक आदिवासी विद्रोह था और ये जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। तो यहाँ पर ये दोनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ये मिसप्रिंटिंग है, ये वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद आता है नेहरू की रिपोर्ट के बारे में। कहा गया है इसका प्रावधान दोनों अंग्रेजी हुकूमत और भारतीय रियासतों पर लागू थी और इसे जो था वो 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के दौरान अनुमोदित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इसका विरोध किया था। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? केवल तीसरा सही है कि इन्होंने विरोध किया था, ये संपूर्ण उसमें लागू नहीं थी। ठीक है, और 1929 में आपको पता है जवाहरलाल नेहरू ने इसमें घोषित कर दिया था, रावी नदी के तट पर ऐसा हो गया था कि अब हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। जो 1929 का अधिवेशन था इसमें ये घोषणा कर दी गई थी। तो यहाँ पर इसको नेहरू रिपोर्ट से संबंधित नहीं है, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में बात की गई थी डोमिनियन स्टेटस की, जिसकी वजह से जवाहरलाल नेहरू इसके विरुद्ध थे। ठीक है, और इसका जो प्रावधान था वो अंग्रेजी हुकूमत और भारतीय रियासतों में नहीं था, सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत वाला जो क्षेत्र था वहां पर इसको लागू होना था। ठीक है, इसका जो अप्रूवल मिला था वो मिला था इसको कलकत्ता सेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता सेशन में मिला था, ना कि लाहौर अधिवेशन में। ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर हमने आंसर जो हमारा करेक्ट होगा वो देख लिया है, केवल तीसरा ऑप्शन बी। उसके बाद हम देखते हैं स्वाभिमान आंदोलन। इसका नेतृत्व किया था ज्योतिबा फूले ने। तो जो स्वाभिमान आंदोलन था इसका नेतृत्व ईवी रामास्वामी अयंगर ने, ईवी रामास्वामी के द्वारा किया गया था, ना कि ज्योतिबा फूले के द्वारा। ठीक है, ईवी रामास्वामी के द्वारा गया था जिनको पेरियार भी कहा जाता है। और इसका उद्देश्य ब्राह्मणवादी धर्म और संस्कृति की अस्वीकृति था, बिल्कुल सही है। और ब्राह्मण पुजारियों के शादी को कराना भी इसमें शामिल था, बिना ब्राह्मण पुजारियों के, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर आता है अगला प्रश्न। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता सत्र था इसमें से कौन सा संकल्प पारित किया गया था? कौन सा किया गया था? स्वदेशी, स्वराज और बहिष्कार। तो इसमें से ये तीनों ही पारित किए गए थे, स्वदेशी भी पारित किया गया था, स्वराज भी और बहिष्कार भी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लाला लाजपत राय के संदर्भ में दिए गए हैं कथन। वे आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे। उन्होंने सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की थी और इन्होंने इंडियन लीग ऑफ अमेरिका का भी आयोजन किया। ये तीनों कथन इनके बारे में सही है, इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिए। आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे और सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की थी और इंडियन लीग ऑफ अमेरिका का भी इन्होंने आयोजन किया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने ये जो स्टैब्लिश किया था सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी, ये 1921 में किया था लाहौर में। ठीक है, 1921 में लाहौर में। आगे देखते हैं, इसमें किस क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारें स्थापित की गई थी? ये प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। तो बलिया, तामलुक और सतारा, इन तीनों जगहों पे की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट है। देखिए यहाँ पर भी ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक है, ये वाला सही है। उसके बाद आता है बर्मा के प्रथम युद्ध के बाद यानदाबो की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। और फिर है कि लॉर्ड एल्गिन तृतीय बर्मा युद्ध के समय भारत का वायसरॉय था और बर्मा 1935 में भारत से अलग हो गया था। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट हो जाएगा आंसर वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये हमने ऑलरेडी देखा है कि यानदाबो की जो संधि है ये बर्मा के साथ हुई थी। ठीक है, ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। दूसरा जो कथन है वो गलत है, क्योंकि तृतीय बर्मा युद्ध के समय पर हमारे वायसरॉय जो थे वो लॉर्ड एल्गिन ना होकर कौन थे? लॉर्ड डफरिन। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हुआ। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा इसमें, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।